अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों के लिए नाम, ख़ानदान और हसब नसब इतना ज़रूरी अहम होता है कि वो लोगों के अखलाक, आदात, शरीफाना ज़िंदगी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की कहानी बस वही है। एम ए राहा साहब की कहानी है। किसी के लिए वो दिल का टुकड़ा था, लख्ते जिगर था, और किसी की आंखों में खटकता हुआ कंकर था। तो अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं सास की आवाज़ आप लोगों के लिए एम ए राहा साहब की कहानी लेकर आई हूँ। प्लीज़ सुनिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जिन लोगों ने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट्स लिखिए अगर आप लोगों को पसंद आई हो, और अपने ख़यालात का इजहार करिए कि आप लोगों में से इस तरह अब कौन कौन सोचता है, किस किस की सोच इस तरीके की हो गई है कि उसके लिए हसब नसब इंसान की शरीफाना ज़िंदगी से ज़्यादा अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी का नाम है गुमनाम। रात के 9 बजे थे। सुर्ख चमकीले फर्श के सीने पर सफ़ेद टोयोटा ने कदम जमाए तो अरमगान मिर्ज़ा ने घड़ी पर नज़र डाली और घर के अंदरूनी दाखिले दरवाजे से बाहर निकलकर खूंखार नज़रों से गाड़ी को लॉक करते अरसलान मिर्ज़ा और उसके साथ खड़ी अपनी बेटी रेशम मिर्ज़ा को देखा और गरजदार आवाज़ में पूछा, रात के 9 बजे हैं, कहाँ से आ रहे हो? वो बाबा मेरी, तुम ज़बान बंद रखो, मुझे इस आवारा घर से पूछने दो। चचा जान, मैं ऑफिस से निकल रहा था, रेशम ने फ़ोन किया कि मेरी सहेली इतरत के घर से मुझे पिक कर लो, और तुम खिदमतगार बनकर मेरी बेटी को लेने पहुंच गए। अरमगान मिर्ज़ा के लहजे में बिजलियां कड़क रही थी। अरसलान के चेहरे का रंग मुतगय्यर होना शुरू हो गया। रेशम बेचारगी के आलम में होंठ चबा रही थी। बाबा, अरसलान से तो मैंने ही रिक्वेस्ट की थी। क्यों? ड्राइवर छुट्टी पर चला गया था या मुलाजिम मर गए थे? तुम्हारी तो खैरियत में अंदर चल कर दरियाफ्त करूंगा, चलो अंदर। रेशम न चाहते हुए भी अंदर की तरफ चली गई। अब सिर्फ अरसलान किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ा था। जाने तुम किस मिट्टी से बने हो, एक बात का असर ही नहीं होता। उन्होंने बिल्कुल करीब होकर दांत कचकचाए। अरसलान चंद कदम पीछे हो गया, इस डर से कि कहीं चचा अरमगान मिर्ज़ा सचमुच उसे कच्चा न चबा डाले। चचा जान, मेरा कसूर क्या है? खबरदार जो मुझे चचा जान कहा। तुम हमारे बड़े भाई की कम फहमी से तो रिश्ता बना सकते हो, हमसे नहीं। जाने आप किस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं मुझे, वो धीरे से बोला। तुम्हें जुर्म भी मालूम है और सज़ा भी। बस आइंदा मैं तुम्हें रेशम के साथ ना देखूं, जबकि आप जानते हैं कि मैं और रेशम साथ खेलकर बड़े हुए हैं। अगर भाईजान और भाभी जान का ख्याल ना होता तो ऐसा कभी ना होता। चचा जान, आप अब मुझे निकलवा दे, मैं पलटकर कभी नहीं आऊँगा। वो अपने मिजाज के मुताबिक सर से पाँव तक कड़वा हो गया था। अब इस बात को महसूस करके अरमगान मिर्ज़ा ने आखिरी जुमला कहा और भारी कदमों से चले गए। तुम रहो या ना रहो, कहीं भी जाओ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। रेशम का नाम तुम्हारी ज़ुबान से मैं सुनना नहीं चाहता। वो कुछ देर खड़ा आसमान की वसतों में घूरता रहा। इस वक्त आसमान पर तारे झिलमिला रहे थे, चांद मुस्कुरा रहा था। वो भी दुख से मुस्कुराया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। हालांकि ऑफिस जाते और आते ही वो पहले हॉल नुमा कमरे में बाबा जान से मिलकर उन्हें मुकम्मल तफसील से आगाह करता था। बीबी जान भी ज़्यादातर असफ़हान मिर्ज़ा के साथ हॉल के कमरे में ही बैठी होती, या यूँ कह लीजिए कि हॉल कमरा हर तरह से मीटिंग का मरकज़ था, मगर इस वक्त वो मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। अरमगान मिर्ज़ा बाहर से फुनकारते हुए सीधे वहीं आए और अपनी बीवी राबिया पर बरस रहे थे। मेरे कहने में कमी है या तुम्हारे सुनने में कसर है राबिया बेगम? क्या हो गया है ऐसा? सबकी मौजूदगी में इस तरह मुखातिब करने पर राबिया ने सुबकी महसूस की। बुलाओ अपनी लाडली को और पूछो, तुमसे एक बेटी की तरबियत नहीं हो सकती तो अपने घर चली जाओ। अरे हाय हाय, कैसी खुराफात बक रहे हो अरमगान, क्या कयामत आ गई है? बीबी जान का नर्म और नाजुक हिस्सास सा दिल कांप उठा। देवरानी की हिमायत में देवर को ललकारा। मैं ठीक कह रहा हूँ। अब अगर अरसलान के साथ रेशम कहीं गई तो राबिया बेगम को अपने घर जाना होगा, वो दो टोक लहजे में बोले। अरमगान, होश में तो हो, असफ़हान मिर्ज़ा ने मुदाखलत की तो वो संजीदगी से बोले, भाईजान, मुझे रेशम के साथ अरसलान का बात करना भी गवारा नहीं है। अरसलान हमारा बेटा है, कुछ तो ख्याल करके बात करो। बेटा नहीं है आपका, आप समझते हैं। मुझे आपके समझने पर कोई एतराज़ नहीं है, बस आप उसे समझा दे कि रेशम से दूर रहे।
वो नजरें चुराते हुए कह गए। बीबी जान की जान पर बनाई, अगर अरसलान प्यारा था तो रेशम भी जान थी। माँ से ज्यादा वो इनके पास रहती थी। वो हवास बाख्ता हो गई। ये समझने की खूब कही तुमने कि वो हमारा बेटा है, रेशम भी हमारी बेटी है, वो दोनों हमें प्यारे हैं। नई बात क्या है इसमें? बीबी जान की आवाज़ में हैरत के साथ गुस्सा महसूस हो रहा था, जिसे अरमगान के साथ साथ राबिया ने भी महसूस किया। भाभी जान, अरसलान की हकीकत आप तस्लीम करें या ना करें, मगर हमारी बेटी का मामला है। जब तक अरसलान अमेरिका में रहा, घर में कोई ऊंच नीच नहीं हुई। अब जबकि वो तालीम मुकम्मल करके मुस्तकिल आ गया है तो हमें फ़िक्र हुई है। राबिया ने अपने मखसूस लेकिन धीमे लहजे में अपना ख्याल पेश कर दिया। असफ़हान भौचंका से रह गए। अरसलान तालीम मुकम्मल करके अपने घर में आया है। रेशम के लिए गैर और अजनबी कब से बना दिया तुम दोनों ने उसे? हम उनकी शादी का सोच रहे हैं और तुम? प्लीज़ भाईजान, आप जानते हैं कि मैंने कभी अरसलान को तस्लीम नहीं किया। उसकी वल्दियत के खाने में आपका नाम लिख देने से आप उसके गुमनाम वालिदैन नहीं बन सकते। जाने किसका खून है, आपने उसे अपना वारिस बना लिया है। अरमगान ने जहर अफशानी की। अरमगान, इतने शफाक न बनो, बच्चे मासूम होते हैं, जिस माहौल में रहें वैसे ही हो जाते हैं। हमने अरसलान को हकीकी बेटा समझकर अपने सीने से लगाया था। वो हमारे सूने आंगन की बहार बनकर आया था, हमारे जिगर का टुकड़ा है। असफ़हान मिर्ज़ा ने कहा तो अरमगान ने तंज़िया हंसी हंसकर उन्हें देखा और कहा, ठीक है, आपका ज़र्फ़ वसी है, जिसका चाहे अपनी विरासत में नाम लिख दें, पर याद रखें, रेशम के लिए जैसा आप चाहते हैं वो कभी नहीं होगा। वो ये कहकर बाहर निकल गया। बीबी जान ने बाकायदा रोना शुरू कर दिया। ताहिरा, जहन पर बोझ न डालो, अरमगान जज्बाती है, वक्त आने पर सब कुछ समझ जाएगा। माफ़ करना भाईजान, रेशम हमारी इकलौती औलाद है। उसे किसी ऐसे नौजवान से हम नहीं ब्याह सकते जिसके बाप दादा के नामो नसब का हमें पता ही नहीं। राबिया ने भी उठते हुए कहा। राबिया, इतनी कठोर न बनो, रेशम और अरसलान एक दूसरे को चाहते हैं। बीबी जान ने दिक्कत आमेज लहजे में कहा। आप अरसलान को समझाएं, हम रेशम को समझा लेंगे। राबिया ये कहकर चली गई। असफ़हान मिर्ज़ा और बीबी जान दोनों गहरी सोच में गर्क हो गए। बीबी जान का दिल बेटे के लिए मुट्ठी में आ गया। दरवाज़ा खुला था। कमरे में गहरी तारीकी थी। बेड पर बैठा वो सामने रखे टीवी के रिमोट से कभी ऑन कर रहा था, कभी ऑफ कर रहा था। ऑन ऑफ करने पर जो रोशनी पैदा हो रही थी, इसमें उसके चेहरे पर फैला कुर्ब साफ वाज़ेह दिखाई दे रहा था। बड़ी बड़ी सियाह आंखों में अजनबी सा एहसास था। उसका दिल दुखी हो गया। लाडले बेटे के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, वो अच्छी तरह जानती थी। उसको इस वक्त संभालना बड़ा कठिन काम था। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके कमरे की लाइट ऑन की तो उनकी भी आंखें जरा देर को चौंधिया गई। वो भी रिमोट रखकर आंखें मलने लगा। मेरे घर की रोशनी अंधेरे में क्यों है? वो मोहब्बत से उसके करीब बैठते हुए बोली तो वो टाल गया। आप अभी तक सोई नहीं? मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया, अपने बाबा जान और बीबी जान को शब खैर नहीं कहा, मैं कैसे सो जाती? बीबी जान, आपको नहीं लगता कि आप खुद फरेबी में मुब्तला हैं? कैसे खुद फरेबी? यही कि आपका कोई बेटा नहीं है। अल्लाह ना करे मेरा तो बेटा मेरे पास है। कैसे दिल दहलाने देने वाली बातें कर दी है तुमने? वो कांप उठी। बीबी जान, खुदारा आप हकीकत की दुनिया में आए। मैं जाने किस राह पर चलकर आप तक पहुंचा हूँ। चचा जान सच कहते हैं कि मैं गुमनाम हूँ। मेरी पेशानी पर घर से भागने वाले बच्चे का लेबल लगा है। आप मेरे मोहसिन हैं, पर मैं आपका बेटा नहीं हूँ। सलान, क्या कभी हमारी मोहब्बत में कोई कमी महसूस की है तुमने? किसी दूसरे के कहने से इतना बदल गए हो? वो दूसरे नहीं है, बाबा जान के सगे भाई हैं, रेशम के बाबा हैं। वो जो भी हैं, तुम हमारे बेटे हो। जब हमने 27 साल किसी की परवाह नहीं की तो तुम क्यों सोचते हो? उनकी आवाज में संजीदगी आ गई थी। बीबी जान, बाबा जान और आप चचा जान से बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरी वजह से घर में बदमज़गी ना हो, मैं नहीं चाहता। चचा जान ने जो किया वो नाकाबिले बर्दाश्त ज़रूर है, मुझे अंदाज़ा है, मगर बेटा इसमें रेशम का क्या कसूर? वो तो तुम्हें दिलो जान से चाहती है। अरमगान भी धीरे धीरे मान ही जाएगा। नहीं बीबी जान, चचा जान की आंखों में हमेशा मेरे लिए शदीद नफरत ही रही है। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ रेशम से बात भी नहीं करूँगा। अच्छा देखेंगे, फिलहाल चलो उठो, चलकर खाना खा लो। हम बूढ़े लोगों से भूख बर्दाश्त नहीं होती। ये बात रेशम बिटिया की समझ में भी नहीं आती। बीबी जान, उनका भी तुम ही समझाई लियो। हमारी और राबिया बीबी की बात तो वो मानत नहीं। रो रो की ई मोटी मोटी अखियां करत है।
बुआ ने उसी लम्हे कमरे में दाखिल होकर ऊंची आवाज में शोर मचा दिया। बीबी जान ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई। लो, देख लो, वो दीवानी क्या कर रही है तुम्हारी खातिर। समझा दे उसे कि मैं लावारिस हूँ, अनजान शख्स हूँ। अनजान शख्स के लिए ये सब कुछ ना करे। सोसाइटी ऐसे अफराद को जीने का हक नहीं देती। वो अच्छा अच्छा बस करो, ऐसा कुछ नहीं सोचते, सब ठीक हो जाएगा। खान मिर्जा के बेटे को किसी चीज की कमी नहीं है, बीबी जान ने कहा तो बुआ ने फौरन तायीद की। अरे और नहीं तो क्या अरसलान बाबू, यूं हिम्मत नहीं हारत है, सब अच्छा होएगा। अब उठो, खाने के लिए कमरे में चलो और अपने बाबा को भी लेकर आओ। मैं रेशम को लेकर आती हूँ। बीबी जान ये कहकर कमरे से चली गई। उनके साथ बुआ भी निकल। वो बादिले नाख्वास्ता उठा और हाथ मुंह धोने की गर्ज से वॉशरूम में घुस गया। नाश्ते की मेज पर गैर मामूली खामोशी थी। सब चुपचाप नाश्ते करने की भरपूर अदाकारी कर रहे थे। रात की बात के असरात बड़े वाजह थे। ऐसे में अरसलान चाय का कप रखते ही उठकर खड़ा हो गया। असफहान मिर्जा ने बारोआब आवाज में उसे मुखातिब किया। अरसलान, रेशम को यूनिवर्सिटी छोड़ते हुए तुम जाओ। भाईजान, रेशम अरसलान के साथ नहीं जाएगी, अरमगान ने सख्ती से कहा। ऐसा पहली बार हो रहा है और न आखिरी बार। रेशम अरसलान के साथ ही जाएगी, ये मेरा हुक्म है, असफहान मिर्जा ने उनसे भी ज्यादा सख्त आवाज में कहा। भाईजान, आप बिला वजह जिद कर रहे हैं और तुम बिला वजह इख्तिलाफ कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि हमने तुम्हें कितने लाड़ और प्यार से पाला है। बे औलाद होकर बे औलाद होकर भी हमने तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझा। अल्लाह ने अरसलान दिया तब भी तुम्हारी मोहब्बत में हमने कोई कमी नहीं आने दी। और आज तुम हमारे बेटे के लिए इख्तिलाफ कर रहे हो। असफहान मिर्जा हद दर्जा दुखी हुए। अरसलान और रेशम तुम दोनों जाओ। बीबी जान ने उन्हें जाने का कहा तो राबिया और अरमगान जुज़्बुज़ से होकर चुप हो रहे। मेरे अरसलान में क्या खराबी है, हमारी हर चीज का मालिक है वो। बस एक ही खराबी है कि वो घर से भागा हुआ बच्चा है, जिसके बाप दादा से हम ना वाकिफ हैं। ऐसे लड़के को मैं अपनी इकलौती बेटी के लिए कैसे पसंद कर सकता हूँ। अरमगान मिर्जा ने कहा तो बीबी जान बोली। अरमगान, घर से भागने वाले बच्चों की भी तो कोई मजबूरी होती है। जिन घरों में बच्चों पर बेजा तशद्दुद होता है, जबरन मुशक्कत ली जाती है, वहां बच्चे इसी रास्ते का इंतखाब करते हैं। बहुत से बुरे हाथों का शिकार हो जाते हैं। इक्का दुक्का होते हैं जिन्हें कोई औलाद बनाता है। खुद सोचो, अगर मासूम बच्चों को बेयार और मददगार छोड़ दिया जाए तो उनका मुस्तकबिल क्या हो, उनकी मंजिल क्या हो। ऐसे बच्चों के लिए यतीम खाने और 3600 फलाही अदारे काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि घरों को यतीम खाना बना दिया जाए, फिर औलाद बनाना तो सरासर हिमाकत है। अरमगान मिर्जा की सोच में जरा भी तब्दीली नहीं आई। बच्चे मासूम होते हैं, अपने हों या पराए हों। अगर अल्लाह ने इस नेमत से महरूम रखा हो तो उन्हें कलेजे से लगा लेना चाहिए। हमारे यहाँ यही तो सफाकी है कि एक तरफ माशरे में जालिम व जाबिर माँ बाप हैं जो बच्चों पर तशद्दुद करते हैं, दूसरी तरफ जालिम अफराद पर मुश्तमिल माशरा है जो ऐसे बच्चों को जलील व ख्वार होने पर के लिए छोड़ देता है। इन मासूम बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें, अपनाएं तो मुजरिम बनने का अमल रुक सकता है। असफहान मिर्जा ने समझाना चाहा तो वो रिस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए उठकर खड़े हो गए। आप जो चाहे सोचें, बात अपने अपने ख्याल की है, फिर बात होगी, ऑफिस के लिए देर हो रही है, वो ये कहकर चले गए। उनके जाने के बाद असफहान मिर्जा भी चले गए। तब बीबी जान ने राबिया को समझाने की कोशिश की। राबिया, घर में इस तरह के ख्यालात के बाद अरसलान मुतनफ़िर होकर कहीं चला न जाए, इसलिए इस ख्याल को बदलो। प्लीज अरमगान को समझाओ, हम बे औलाद हैं, अरसलान हमारी जिंदगी है, वो कहीं चला गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। आप लोग भी फिर इस बात का ख्याल रखें कि रेशम और अरसलान का रिश्ता नहीं हो सकता। रेशम की माँ होकर भी तुम कैसी बातें करती हो। कभी अपनी बेटी की आंख में उतरते जुगनू देखे हैं, उसके लबों पर खिले हुए गुलाब देखे हैं। ये मोहब्बत की जुगनू और गुलाब है। रेशम के जज्बात का ख्याल करो। बीबी जान, मुझे तो रेशम का ख्याल है, लेकिन क्या आप अरमगान को नहीं जानती। राबिया बेबसी से बोली। तो तुम समझाने की कोशिश तो करो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। राबिया ने किसी हद तक यकीन दिलाया, मगर दूसरी तरफ अरसलान गाड़ी ड्राइव करते हुए रेशम को समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे ये बातें मत समझाओ, तुम्हारे बदले में कुछ भी मंजूर नहीं करूंगी, तुम्हारे बदले मुझे कुछ भी मंजूर नहीं। वो रिक्कत आमेज लहजे में चिल्ला पड़ी। रेशम, मेरा ख्वाब हकीकत नहीं बन सकता। तुम अपने बाबा के मिजाज से वाकिफ हो। मेरा जुर्म वो माफ नहीं कर सकते। फिर क्यों जिंदगी मुश्किल बना रही हो। मुझे भूल जाओ। यूनिवर्सिटी की
کہ पार्किंग में गाड़ी रोकते हुए उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो वो रो दी। कसम खाकर कहो कि तुम दिल से कह रहे हो, मुझे भूल सकते हो। बोलो, बोलो मुझे भूल सकते हो। ये तो सरासर मेरा ज़ाती मामला है। वो नज़रें चुराते हुए बोला, मैं और मेरी मोहब्बत तुम्हारा मसला नहीं है, बताओ। सब कुछ जानते हुए भी अहमकाना बातें कर रही हो। यकीन कर लो कि हम नहीं मिल सकते। उसने दानिस्ता लहजे में सख्ती पैदा की ताकि रेशम दूर हो सके, मगर वो तो हिचकियों से रोने लगी। अरसलान बौखला गया। दाएं बाएं रुकने वाली गाड़ियों से उतरने वाली लड़कियां और लड़के जूम आईनी नजरों से उन्हें देख रहे थे। अच्छा बाबा, अच्छा, इस वक्त तो चुप हो जाओ और अब उतरो और तुम्हारा लेसन शुरू हो गया होगा, उसने नरमी से कहा। आइंदा कभी ऐसा मत सोचना, मैं तुम्हारे सिवा किसी और का तस्वुर नहीं कर सकती। वो आंख साफ करके गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद अरसलान ने एक सर्द लंबी आह भरी और वापसी के लिए गाड़ी स्टार्ट की। वो उसे कैसे समझाता कि उसकी कोई मंजिल नहीं, कोई पहचान नहीं। वो उन रास्तों का मुसाफिर है जहाँ कुछ नहीं मिलता। हफ्ता होने को आया था। घर के सब अफराद अपनी अपनी जात के कैद खानों में बंद अपने अपने अंदर की जंग लड़ रहे थे। ऐसे में बुआ तने तन्हा सबकी उलझन पर परेशान थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसको समझाए। कोई भी तो समझने के लिए तैयार नहीं था। असफहान मिर्जा और बीबी जान को ज्यादा फिक्र अपने बेटे की थी। वो किसी कीमत पर अरसलान की दिलशकनी नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने समझौता कर लिया था कि अगर अरमगान रेशम का रिश्ता नहीं देना चाहता तो ना दे। अरसलान को किसी भी तरह समझा लेंगे, ये सोचकर वो किसी हद तक मुतमईन थे। मगर दूसरी तरफ राबिया को रेशम की फिक्र थी। अरमगान तो इस फिक्र से आज़ाद थे, जबकि राबिया इसी उधड़बुन में गिरफ्तार थी। अरमगान किताब से नजर हटाकर बीवी को देख चुके थे। जब काफी वक्त गुजर गया तो किताब बंद करते हुए पूछा, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वो शरारती अंदाज में बोले। आप इतने अनजान भी तो नहीं हैं। घर में फैली हुई खामोशी से आप वाकिफ नहीं है क्या? वो भाईजान और बीबी जान की बेजा जिद है। वो एकदम संजीदा हो गए। आप रेशम की भी तो फिक्र करें, वो हमारी एक ही बेटी है। राबिया उठकर उनके सामने आकर बैठ गई। क्यों, क्या हुआ रेशम को? जो अभी नहीं हुआ है वो आपकी बेजा जिद की वजह से हो जाएगा। एक अजनबी लावारिस नौजवान को दामाद बना लो, तुम ये चाहती हो? वो भड़क उठे। अरसलान हमारे घर में हमारी नज़रों के सामने पला बड़ा है, इसमें कोई कमी नहीं, सिवाय इसके कि उसने बाप की तशद्दुद मारपीट से तंग आकर घर छोड़ा। खुद सोचिए, एक बच्चा और कर भी क्या सकता था? माशरे में ऐसे बच्चों की या अफराद की कोई इज्जत नहीं होती। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा कि मेरी बेटी के लिए आला खानदानी रिश्तों की कमी थी, इसलिए मैंने लावारिस बच्चे का इंतखाब किया। अरमगान, तुम जो चाहो फैसला करो, मगर हमारे बेटे को आइंदा लावारिस मत कहना। बीबी जान अचानक कमरे में आ गई और सख्त गसीले लहजे में कहकर निकल गई। अरमगान, भाईजान अगर उसे अपना वारिस बना चुके हैं तो आप भी भाईजान के हवाले से उसे तस्लीम करेंगे। तो क्या लोग नहीं जानते कि अरसलान भाईजान का इकलौता बेटा है? मगर हकीकत तो ये नहीं है। बहरकैफ मेरी रेशम की खुशी मेरी खुशी है। मुझे बीबी जान और भाईजान का दिल भी दुखाना अच्छा नहीं लग रहा है, राबिया ने कहा। इस मामले में खामोशी इख्तियार करो। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। तुम सिर्फ रेशम को लगाम दो। मैंने अपने दोस्त अनीस अहमद को उसके बेटे तौसीफ के लिए रजामंदी दे दी है। एक दो रोज में वो लोग आएंगे। अरमगान मिर्जा ने हतमी फैसला सुनाया और मोबाइल फोन उठाकर कमरे से बाहर निकल गए। राबिया अफसुर्दा सी बैठी रह गई। इस वक्त वो फाइलों के ढेर में महव था। रेशम ने कमरे में दाखिल होकर जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और सहमी हुई सी उसके सामने आकर बैठ गई। उसने उदास चेहरे को गौर से देखा, फिर बंद दरवाजे को देखा। जब खौफ दरवाजे बंद करने पर मजबूर कर दे तो अपने इरादों को बदल लेना चाहिए। मुझे तुम्हारा साथ देने का यकीन आ जाए तो मैं हर खौफ से टकरा सकती हूँ। मैं साथ देने की पोजीशन में नहीं हूँ, उसने नजरें झुका झुकाए जवाब दिया। मेरी तरफ देखकर बात करो। क्या मोहब्बत बुज़दिल बना देती है? बात घर की है, अपने बुजुर्गों के सामने बहादुरी नहीं दिखा सकता। बात गलत हो तो बहादुरी दिखानी पड़ती है। नहीं, इस घर के बहुत से एहसानात हैं मुझ पर। इस घर की आन पर मैं अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। मोहब्बत भला क्या मायने रखती है? अरसलान, बाबा मेरा रिश्ता कहीं और तय कर रहे हैं और तुम? वो दबे दबे लहजे में चिल्लाए। अच्छी बात है, मैं खुश हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं है? वो सिसकियां लेने लगी। ऐसा ही होगा, वो धीरे से बोला तो वो फट पड़ी। तुम्हें क्या हक था मेरे साथ खेल कूद कर जवान होने का?
میرے دکھ درد میں شریک ہونے کا، مجھ سے گھنٹوں میٹھی میٹھی باتیں کرنے کا۔ کیوں کرتے تھے تم 1000 بار فون امریکہ سے؟ بتاؤ کیوں کرتے تھے؟ ریشم، چھوٹی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں تمہارے بابا کی نظر میں۔ وہ مجھے اس گھر میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کیا قدموں میں گر کر بھیک مانگو؟ بولو، کیا محبت میں خیرات لی جاتی ہے؟ اپنی انا اور خودداری اگر مٹی میں بھی ملا دوں تب بھی اپنا حسب نسب میں انہیں نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں اسے زیادہ جانتا ہی نہیں کہ میرا نشیبہ پیسوں کے لیے مجھے روئی کی طرح دھنکتا تھا۔ ورک شاپ میں استاد میرے ہاتھ جلاتا تھا۔ میری بیمار ستم رسیدہ ماں میرے حصے کی مار بھی اپنی کمر پر سہتی تھی۔ اس کی کمر کی ہڈیاں رات بھر درد سے پکارتی تھی۔ میں اگر اور کچھ دن رہتا تو وہ مر جاتی۔ میرے بعد شاید ابا اسے نہ مارتا ہو۔ یہ سب میرا ماضی ہے، دھندلی دھندلی سی پرچھائیاں، اور مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہے اس کے سوا۔ میرا کیا قصور ہے؟ تم پھر اس گھر میں کیوں آئے تم اس گھر میں؟ ہاں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اب کیا کروں؟ ایک طرف میں ہوں اور دوسری طرف بابا جان اور بی بی جان۔ وہ سرد لمبی سانس بھر کر بولا، اور میں کہیں نہیں ہوں، کہیں بھی نہیں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تم کہاں ہو؟ پلیز تم بابا سے بات کرو، پلیز بات کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جس نفرت کا وہ اظہار کر چکے ہیں، اس کے بعد لا حاصل ہے ہر بات۔ ویسے بھی مجھے اپنے سے زیادہ اپنے والدین کی عزت عزیز ہے۔ اب تم جاؤ ورنہ اور فساد ہوگا۔ تم بدل گئے ہو، بہت بدل گئے ہو، بالکل وہ نہیں رہے۔ وہ روتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کمرے سے بھاگ گئی اور وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر خود سے گویا باتیں کرنے لگا۔ تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں وہی ہوں، وہی۔ میری چاہت میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ میں تمہاری چاہت میں پور پور ڈوبا ہوا ہوں، تمہاری محبت میں گرفتار، ایسا بے بس ہوں کہ تم سے دور ہونے کے تصور سے ہی کانپ اٹھتا ہوں۔ پھر کیا کروں میری پیاری؟ یہ دنیا ہے محبت کی ازلی دشمن۔ تمہیں اس دنیا کے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکانا ہے۔ میں تم سے خود سے شرمندہ ہوں۔ میں اس طرح ٹھکرایا نہ جاتا۔ وہ اور نہ جانے کتنی دیر اس کیفیت میں کھویا رہتا کہ موبائل کی فون کی بیل نے اسے چونکا دیا۔ ارسلان نے صبح جلدی جانا اور رات دیر سے گھر آنا اپنا معمول بنا لیا۔ یہ بات خاص کر بی بی جان اور بابا جان نے محسوس کی۔ چند ہی روز میں وہ کمزور سا اور بجھا بجھا سا دکھائی دینے لگا تھا۔ بہت زیادہ تو وہ باتونی پہلے بھی نہیں تھا، بس خوش مزاج اور بے تکلف سا انسان تھا۔ اس کی ذہانت گفتگو سے نمایاں تھی، مگر اب یہ حالت ہو چکی تھی کہ بات کرنے پر بھی صرف ہوں ہاں میں ہی جواب دیتا تھا۔ اصفہان مرزا اور بی بی جان اپنے کمرے میں سر جوڑے اسی سے متعلق بات چیت کر رہے تھے کہ وہ آ نکلا۔ خلاف توقع آج وہ ذرا جلدی آ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا بیٹا آ گیا؟ اصفہان مرزا نے پرتپاک لہجے میں کہا۔ جی بابا جان۔ اور دن بھر کیا مصروفیت رہی؟ معمول کی مصروفیت تھی اور کچھ خاص نہیں۔ چلو مصروفیت نکال لیتے ہیں۔ کیا مطلب بابا جان؟ مطلب یہ بیٹا جی کہ کراچی آفس بھی جا کر دیکھو۔ ملازمین لا قابل اعتبار صحیح ہم سے بہتر خیال نہیں رکھ سکتے، اسی لیے ہفتے 2 ہفتے کراچی لگ کا سب چکر لگا کر آیا کرو۔ وہ دانستہ نظریں چراتے ہوئے بولے، اور یہاں میں جایا کروں گا، یہاں ارمغان بھی تو ہے۔ جیسے آپ چاہیں، وہ فرما برداری سے بولا۔ جیتے رہو، اور بیٹا ذہن پر کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالو۔ تمہیں پریشان دیکھ کر تمہارے بوڑھے ماں باپ درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ آپ تک کوئی دکھ اور درد پہنچے۔ وہ ان کا نحیف سا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر بولا تو وہ سچ مچ اصفہان مرزا کو جیسے لگا کسی نے انہیں گلوکوز کی بوتل لگا دی ہے۔ بی بی جان بھی مسکرا اٹھی۔ میں کھانا لگواتی ہوں، آپ دونوں باپ بیٹا آ جائیں فوراً۔ ٹھیک ہے، آج کافی دنوں بعد بہت شدید بھوک کا احساس جاگا ہے، اصفہان مرزا بولے تو ارسلان دھیرے سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں چھپی تکلیف اصفہان مرزا نہ دیکھ سکے یا شاید دیکھ کر برداشت کر گئے۔ بابا جان، آپ میرے لیے فکر مند نہ ہوا کریں۔ میں فکر مند نہیں ہوں، رنجیدہ ہوں، ارمغان کے رویے پر دکھی ہوں۔ تمہیں بچپن سے دیکھتا آیا ہے، پھر بھی بیٹی کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہے۔ مجھے تو ریشم کا بہت دکھ ہے۔ چھوٹا سا منہ نکل آیا ہے بچی کا، ہنسنا مسکرانا بھول گئی ہے، رات دن اپنے کمرے میں بند روتی رہتی ہے، مگر ارمغان کا دل نہیں پسیجتا۔ وہ افسردگی سے بولے، آپ چھوڑے اس ذکر کو، ریشم کو چچا جان کی بات مان لینی چاہیے۔ مجھے اگر آپ کا خیال نہ ہوتا تو میں چچا جان کے ایک بار کہنے سے ہی اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا۔
خبردار جو اس طرح کی بات سوچی تم نے۔ ارمغان کے لیے زیادہ مسئلہ ریشم کا ہے، جہاں چاہے بیاہ دو، تمہارے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے گھر کا چراغ ہو تم۔ اولاد صرف وہی نہیں ہوتی جو حقیقی ہو، بلکہ اولاد وہ بھی ہوتی ہے جسے اولاد سمجھ کر پالا جائے۔ تم بھی اگر ایسا سوچنے لگے تو اپنا خیال تم بدل لو، وہ رعبدار انداز میں بولے۔ ارسلان نے چپ ساتھ لی۔ چند دن یوں ہی مزید گزر گئے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب ارمغان مرزا کے دوست انیس احمد اپنی فیملی کے ساتھ آئے اور ایک نظر میں ریشم کو پسند کر کے انگوٹھی پہنا گئے۔ گھر میں خوب گہما گہمی کا سما رہا۔ مٹھائی کے ٹوکرے ٹی وی لانچ میں دیکھ کر ارسلان جان گیا کہ اصل بات کیا ہے۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں گیا کیونکہ اس کی 9 بجے کی کراچی کی فلائٹ تھی اور اس کو ضروری پیکنگ کرنی تھی۔ اس کی ضروری پیکنگ ویسے بی بی جان نے کروا دی تھی، صرف چند چیزوں کی فائلیں لینی تھی۔ وہ انہیں بریف کیس میں رکھ رہا تھا کہ بی بی جان ہاپتی کاپتی روتی پیٹتی آ گئی۔ ارسلان ارسلان وہ ریشم نے دروازہ بند کر لیا ہے، رو رہی ہے، وہ کچھ کر نہ لے، چل کر دروازہ کھلوا لو، چلو بیٹا۔ جی بی بی جان، میں دروازہ کھلواؤں؟ کس تعلق سے؟ وہ بولا۔ بیٹا اس وقت یہ بات بھول جاؤ، چلو چل کر اسے سمجھاؤ۔ نہیں بی بی جان، میں اسے کوئی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، اسے سمجھوتا کرنا چاہیے، آپ جا کر سمجھائیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ عجلت میں بریف کیس اٹھا کر نکل گیا اور بی بی جان گھبرا کر پھر ریشم کے کمرے کی طرف آ گئی۔ ریشم ریشم میری بچی دروازہ کھولو، رابعہ رونے لگی۔ ریشم بیٹا، بی بی جان کے کہنے پر دروازہ کھول دو بیٹا۔ ارے ریشم بیٹا، ہم مر جائیں گے، دروازہ کھولو، ہمارا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ بوا نے گریہ کیا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اسی وقت اصفہان مرزا آ گئے۔ ریشم، کن سپاک لوگوں کے سامنے تم احتجاج کر رہی ہو؟ یہ تمہیں مار سکتے ہیں لیکن تمہاری خوشی کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ نہیں بھائی جان، ایسا نہیں کہیں، میں اپنی بچی کی خوشی چاہتی ہوں۔ ارمغان ہی سفاک اور ظالم ہے، رابعہ نے فوراً وضاحت کر دی۔ خیر، ہماری بیٹی اپنے تایا جان کی عزت رکھے گی، دروازہ کھولے گی اور والدین کے فیصلے پر رضامند ہو جائے گی۔ اصفہان مرزا کی بات سچ ثابت ہوئی اور ریشم نے دروازہ کھول دیا۔ 2 ہفتے پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ ارسلان کے واپس آنے کا دن آ گیا مگر وہ نہیں آیا۔ سب متفکر تھے، خاص کر اصفہان مرزا اور بی بی جان، یا پھر ریشم کی اداس نظریں گیٹ پر لگی ہوئی تھی، کان آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ کسی اور کی انگوٹھی پہننے کے بعد بھی وہ اس کی منتظر کیوں تھی؟ وہ جو اجنبی بن کر چلا گیا تھا اور پلٹ کر خبر بھی نہیں لی تھی، وہ آخر اس کے لیے بے قرار کیوں تھی؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ انگلی میں پڑی انگوٹھی سے کھیلتے ہوئے مسلسل ارسلان کے لیے سوچ رہی تھی کہ ارمغان مرزا کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ وہ سخت اشتعال انگیز تیور لیے ہوئے اندر آئے۔ ریشم جلدی سے راستے سے ہٹ کر ہال کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہاں اصفہان مرزا، بی بی جان اور رابعہ پہلے سے ہی موجود تھے۔ ریشم گھبرائی سے اندر داخل ہوئی تو اصفہان مرزا نے باہیں پھیلا دی۔ ارے میرا بچہ آیا، اس کا طرف گھبرایا ہوا کیوں ہے میرا بچہ؟ وہ ان کے سینے سے لگ گئی، کچھ نہ کہہ سکی کہ ارمغان مرزا ہاتھ میں اخبار لیے ہوئے وہیں آ گئے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، چہرہ لال بھبھکا ہو رہا تھا۔ بھائی جان، ارسلان کہاں ہے؟ ارسلان کراچی گیا ہوا ہے۔ پر خیریت؟ کیا بات ہے؟ اصفہان نے بوکھلائے ہوئے کہا۔ ارے اسے تو آج آنا تھا نا؟ ہاں، پر بات کیا ہے؟ میں اس کے لیے بے قرار ہوں، اسے بلائیے بھائی جان، ارمغان گلوگیر آواز میں کہہ رہے تھے۔ اصفہان مرزا نے اپنے چھوٹے بھائی کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور بولے، کیا بات ہے ارمغان؟ اب بی بی جان بھی پریشان ہونے لگی تھی۔ میں آپ دونوں کا اور ارسلان کا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ کیا بات ہو گئی ہے؟ رابعہ بھی بول پڑی۔ انیس احمد اور توصیف احمد 10 کروڑ کا فراڈ کر کے ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ ہائے میرے اللہ! بے اختیار ہی رابعہ کے منہ سے نکلا۔ حسب و نسب اعلیٰ خاندان والے ہیں، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اصفہان مرزا نے طنزیہ کہا۔ بی بی جان، میں غلطی پر تھا، میری ریشم تباہ ہونے سے بچ گئی۔ چلو اللہ کا شکر ادا کرو، بی بی جان نے کہا۔ ہاں ارمغان، بعد میں حقیقت کھلتی تو ہم کیا کر لیتے، بھائی جان نے کہا۔ بھائی جان، ارسلان کو بلائیے، میں اس سے شرمسار ہوں۔ ارمغان، سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں، ضروری نہیں کہ ارسلان اب وہ چاہے جو تم چاہتے ہو۔ انہوں نے کچھ سنجیدگی سے کہا۔ میرا ارسلان پاؤں کی جوتی نہیں ہے جسے جب چاہا اتار دیا اور جب چاہا پہن لیا۔ انیس احمد کی حقیقت جانتے ہی تمہیں ارسلان یاد آ گیا؟
याद करो कैसे कैसे तज़हीक की है तुमने उसकी, किस किस तरीके से दिल दुखाया है और हमें भी रंजीदा किया है। आपकी सब बातें सही हैं, आपकी सब बातें बजा है, मगर आप आला ज़र्फ़ हैं, मुझे माफ़ कर दें। वो हाथ जोड़कर बैठ गया। अरसलान की मर्ज़ी के बिना मैं फ़ैसला नहीं कर सकता। मैं तो आज वैसे भी उसकी तरफ से परेशान हूँ, जाने क्यों नहीं आया है अब तक। इंशाअल्लाह आ जाएगा, आप फ़िक्र ना करें, बीबी जान ने समझाया। ऐन उसी वक्त गेट पर रिक्शा रुका। कुछ ही देर में वो सब हैरत से फटी निगाहों से अरसलान को देख रहे थे, जिसकी टांगों से लिपटा गोरा चिट्टा भूरी भूरी आंखों वाला बच्चा सहमी सहमी निगाहों से उन सबको देख रहा था। तकरीबन 6 साला बच्चे की मासूम सूरत पर सभी को प्यार आ रहा था, मगर साथ साथ सब उलझन का शिकार थे कि ये बच्चा कौन है। बाबा जान, ये असफंद है, जो मेरी ही तरह घर का रास्ता भूल चुका है। उसे भटकने से बचाने के लिए मैं पुलिस स्टेशन से ले आया हूँ। आपने मुझे मंजिल दी और मैं असफंद को मंजिल का रास्ता दिखाऊंगा। शाबाश, मुझे तुम पर फ़ख्र है। असफ़हान मिर्ज़ा की बूढ़ी निगाहों में फ़ख्रिया आंसू जगमगा रहे थे। उन्होंने बाजू फैलाकर असफंद को बाहों में भर लिया। घर से दूर हो गया था, उसको वो अपने पास लेकर आ गया। है ना, जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। तो उस बच्चे को भी एक अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी, वरना ऐसे बच्चे जो घर से भाग जाते हैं वो किसी गलत हाथ में पड़कर पूरी ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो जाती है। तो हमको भी ऐसे बच्चों को रास्ता दिखाना चाहिए। अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, ये नहीं कि हम उन्हें अपने घर ही लेकर आए, हमारी इतनी वुसअत नहीं है तो हम ये नहीं, लेकिन हम उन्हें कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई अच्छी जगह उन्हें पहुंचा तो सकते हैं। तो हसब नसब कुछ नहीं होता है, असली चीज़ होती हमारे अखलाक। अखलाक ही हमको ऊंचाई तक ले जाते हैं। तो हमें अपने अखलाक को सही और दुरुस्त करना है और लोगों की मदद करनी है। चलिए इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लोग कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बस सुनते रहिए। मैं ऐसे ही कहानियाँ लेकर आती रहूँगी, और ये तो एक नॉर्मल सी कहानी थी, इससे अच्छी अच्छी सस्पेंस वाली कहानी भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लाती रहूँगी। तो आप लोग सुनते रहिए, और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना खूब